जय हिंद। पीसीएस मेकर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। देखिए फ्रेंड्स, हम लोग ज्ञान विद्युत जीएस एकेडमी का बिहार दरोगा पीटी एग्जाम के लिए जो होमवर्क सीरीज पढ़ रहे थे फ्रेंड्स, उसको आज हम लोग कंटिन्यू करते हैं। आपका डे 38 है और देखिए फ्रेंड्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके आने वाले फ्यूचर बीपीएससी एग्जाम। आपको पता है जितने भी बीपीएससी एस्पिरेंट्स हैं उनके लिए एक बैड न्यूज है। बैड न्यूज ये है क्या कि हाईकोर्ट का फैसला आ गया है और बताया गया उनके द्वारा क्या कि कोई भी री एग्जाम नहीं होगा, कोई धांधली नहीं हुई है। देखिए फ्रेंड्स, ये ना कहीं ये बहुत हम जो भी बीपीएससी एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए एक बैड न्यूज है। तो देखिए, वो तो बोले कि अब हाईकोर्ट हम जाएंगे, अब देखिए आगे क्या फैसला होता है। लेकिन हाईकोर्ट तो मना कर दिया। अब बोले कि सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, तो सुप्रीम कोर्ट अब देखिए क्या होता है अब। ठीक है, तो चलिए आते हैं अपने पॉइंट पे और देखते हैं आज का हमारा क्वेश्चन। और देखिए पीसीएस मेकर चैनल से जुड़े होंगे तो प्लीज पीसीएस मेकर चैनल को फ्रेंड्स आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए। प्लीज आपसे हमेशा मैं आपको बोलता हूँ सब्सक्राइब चैनल को जरूर कीजिए, क्योंकि मैं बीच में आपको डिस्टर्ब नहीं करता हूँ। डायरेक्टली 1 से लेके 75 क्वेश्चन तक हम लोग कवर करते हैं। ठीक है, तो प्लीज आप पीसीएस मेकर चैनल से जुड़ जाइए। और इसका पीडीएफ चाहिए तो नीचे दी गई डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक है, उससे ज्वाइन होकर पीडीएफ ले सकते हैं फ्रेंड्स। और हाँ, अब कोई भी स्टडी ग्रुप होंगे ना तो प्लीज आप उन्हें जरूर शेयर कीजिए, क्योंकि अभी आने वाला बिहार पुलिस एग्जाम में फॉर्म भराना स्टार्ट हो गया है। बिहार दरोगा एग्जाम लगभग आपको 1800 प्लस वैकेंसीज आ रही हैं। ठीक है ना, बिहार एसएससी एग्जाम है तो इस सभी एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। देखते हैं आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। देखिएगा फ्रेंड्स, फर्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं क्या। देखिए आज का होमवर्क है 28/3/2025। देखिए क्वेश्चन है क्या कि ओलंपिक यानी कि 2024 का ग्रीष्मकालीन ओलंपिक आयोजन कब और कहां हुआ है। देखिए 2024 का जो ग्रीष्म ओलंपिक का जो आयोजन हुआ है वो कहां पे हुआ है, तो पेरिस में। याद रखिए कहां पे हुआ है, तो पेरिस में हुआ है। ध्यान रखिए कहां पे हुआ है, तो इसका आयोजन पेरिस में हुआ है। ठीक है, और ध्यान रखिएगा ये कब हुआ है, तो पेरिस में हुआ है। और 2024 में इसका आयोजन पेरिस 2024 में किया गया, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, कब हुआ है, तो 2024 में कहां हुआ है, तो पेरिस में हुआ है। अब देखिए फ्रेंड्स, कुछ पॉइंट आप लोग याद रखिएगा। अगर हम बात करते हैं क्या कि पेरिस ओलंपिक की, तो इसका आयोजन 2024 में कब से कब तक किया गया, तो 26 जुलाई से लेके 11 अगस्त, 26 जुलाई से लेकर 11 अगस्त 2024 तक इसका आयोजन किया गया है। अगर हम बात करते हैं ओलंपिक की, तो सुनिए ध्यान से कि प्राचीन ओलंपिक पहली बार मतलब प्राचीन ओलंपिक में ओलंपिक की शुरुआत कब हुई थी, तो 776 बीसी में। याद रखिएगा 776 बीसी में इसकी शुरुआत हुई थी। अगर हम बात करते हैं क्या कि ओलंपिक की, तो भारत में 1900 में एक भारत जो है वह 1900 ईस्वी में ओलंपिक में शामिल हुआ था, लेकिन टीम के साथ इसमें शामिल नहीं हुआ था। ध्यान रखिएगा, तो क्वेश्चन आता है कि भारत जो है ओलंपिक में टीम के साथ कब शामिल हुआ था, तो टीम के साथ 1920 में शामिल हुआ था। इतना डेटा आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, और याद रखिएगा कि अगर हम बात करते हैं आधुनिक ओलंपिक की, देखिएगा कि आधुनिक ओलंपिक ये कब हुआ था, तो याद रखिएगा 1896 में। 1896 में आधुनिक ओलंपिक हुआ था। और याद रखिए कहां पे हुआ था, तो याद रखिए एंथेस में हुआ था। कहां पे हुआ था, तो एंथेस में हुआ था। एंथेस में हुआ था पेरिस सॉरी ग्रीस में। एंथेस कहां है, तो ग्रीस, एंथेस ग्रीस में हुआ था ये आपका आधुनिक ओलंपिक। ठीक है, तो इतना बात याद रखिएगा। और देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको ऑलरेडी वीडियो जो है ओलंपिक का वीडियो मैं भेज दिया तो उसे आप देखिएगा। परीक्षा मंथन करंट अफेयर्स का है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट से। ठीक है, चलिए 2 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि पेरिस ओलंपिक 2024 का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया। देखिए पेरिस ओलंपिक 2024 का जो उद्घाटन किया गया ना, वो इमैनुअल मैक्रोन। लिखिएगा इनका नाम, याद रखिएगा इमैनुअल, याद रखिएगा कि इमैनुअल और मैक्रोन। इमैनुअल क्या हो जाएगा, मैक्रोन के द्वारा। याद रखिए इमैनुअल मैक्रोन के द्वारा क्या हुआ कि इमैनुअल मैक्रोन के द्वारा उद्घाटन इनका किया गया। अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट आप देखिएगा, थर्ड नंबर क्वेश्चन है क्या कि सन 2024 में पेरिस में कौन कौन सी बार ओलंपिक का आयोजन किया गया है। मतलब क्या यहाँ पे पूछा जा रहा है क्या कि मतलब कि 2024 में पेरिस की कौन सी बार ओलंपिक है, तो ये तीसरी बार है। ध्यान रखिएगा, ये पेरिस में ना तीसरी बार, थर्ड बार इसका ओलंपिक आयोजन किया गया, तीसरी बार। ध्यान रखिएगा। अगर हम बात करते हैं पेरिस में पहली बार जो ओलंपिक आयोजन किया गया था 1900 में। पहली बार कब किया गया था, 1900 में। दूसरी बार किया गया था 1924 में। दूसरी बार कब किया गया, 1924 में। और तीसरी बार याद रखिए 2024 में। तीनों डेटा याद रखिए कि ओलंपिक में जो ओलंपिक जो हुए पेरिस में 3 बार हुआ, ये तीसरी बार है। ध्यान रखिए 2024 में होने वाला, याद रखिएगा। ठीक है, ओलंपिक में पेरिस में हुआ है। अगला 4 नंबर की पेरिस ओलंपिक 2024 में 2 पदक किस खिलाड़ी ने जीते। देखिए 2 पदक जो जीते हैं ना, 2 पदक को किस खिलाड़ी ने जीते, तो याद रखिए उनका नाम है मनु भाकर। मनु भाकर ने जो है 2 खिलाड़ी के उनके 2 मतलब कि ये जो ओलंपिक जो पेरिस ओलंपिक हुआ है उसमें 2 पदक खिलाड़ी जीते हैं। कौन है, तो मनु भाकर। और याद रखिएगा मनु भाकर का संबंध किससे है, तो मनु भाकर का जो संबंध है वो आपके शूटिंग से। किससे है, तो शूटिंग से। मनु भाकर का संबंध किससे है, शूटिंग से, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, और याद रखिएगा ये एकल खिताब जिन्होंने जीता है, मनु भाकर ने शूटिंग में एकल खिताब जीता है। देखिए और याद रखिएगा कि पेरिस ओलंपिक 2024 में ना डबल खिताब मतलब किसके साथ जीता है शूटिंग में, तो याद रखिए मनु भाकर और सबरजोत सिंह सिंधु के साथ ये दूसरा मेडल जीता है। कौन, तो मनु भाकर, ये ध्यान रखिए। किसके साथ, तो सबरजोत सिंह के साथ ये दूसरा मेडल पेरिस ओलंपिक में इन्होंने जीता है। ठीक है, अब देखिए कुछ पॉइंट याद रखिएगा
कि 2024 का पेरिस ओलंपिक में भारत से पहला मेडल जो कांस्य पदक जीते हैं वही मनु भाकर जीते, ये ध्यान रखिएगा। मतलब 2024 में जो पेरिस ओलंपिक हुआ है ना, भारत का पहला कांस्य पदक, याद रखिए भारत का पहला कांस्य पदक किसने जीता है, तो भारत का पहला कांस्य पदक जीते हैं कौन, तो यही मनु भाकर ने जीती है। ये शूटिंग से संबंधित है, ऐसे क्वेश्चन आता है, इनका संबंध किस खेल से, तो शूटिंग से। फाइनल क्वेश्चन क्या कि 33वें ओलंपिक में भारत ने कितने पदक जीते और भारत का स्थान क्या है। देखिए 33वें ओलंपिक में भारत ने कितने पदक जीते, तो याद रखिएगा भारत ने जो है वो टोटल जो जीते हैं वो मतलब 6 पदक जीते। कितने जीते, 5+1, ऐसे याद रखिए 5+1 यानी कि 6 पदक जीते हैं। इनकी 33वें ओलंपिक में भारत में कितने पदक जीते हैं, तो 6 पदक, 5+1। अगर एक पदक की बात करते हैं तो एक पदक जो जीते हैं वो नीरज चोपड़ा ने जीते, याद रखिए सिल्वर मेडल जीता है, सिल्वर मेडल जीते हैं कौन, तो नीरज चोपड़ा, याद रखिएगा। और नीरज चोपड़ा का संबंध किससे है, तो नीरज चोपड़ा का जो संबंध है वो भाला फेंक से है। नीरज चोपड़ा का संबंध किससे है, तो भाला फेंक से है। देखिए फ्रेंड्स, थोड़ा सा राइटिंग आप लोग को दिख रहा होगा, मैंने एक पेन परचेज किया है और इससे से क्या कर रहा हूँ, मैं इसको लिख रहा हूँ, ठीक है ना। तो वो जो मैं ऑलरेडी जो यूट्यूब बनाने वाले जो वीडियो जिसमें पैड होते हैं वो मैंने उसको मंगाया था, उस पर ठीक से नहीं लिख पा रहे थे, इसलिए मैं अलग से एक फिर से पेन परचेज किया हूँ ताकि आप लोग को अच्छे से लिख सकूं। तो आई थिंक आपको अच्छा दिख रहा होगा, तो प्लीज आप कमेंट करके बताइएगा कि भाई हमको पता है कि आप लोग कमेंट कर रहे थे कि अच्छा नहीं लिख रहे, तो प्लीज आप कमेंट करके बताइएगा कि आप अच्छा लिख रहा है, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है प्रॉपर वे में, ठीक है फ्रेंड्स, कमेंट जरूर कीजिएगा। चलिए अगर हम बात करते हैं कि 33वें ओलंपिक जो हुआ था ना, भारत में इनका स्थान क्या था, इनका स्थान था 71वां स्थान, 71वें स्थान पे थे भारत, यानी कि 5-6 मेडल के साथ क्या थे, 71वें स्थान पे। लेकिन एक क्वेश्चन आता है, सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या आता है कि अब तक सर्वाधिक पदक जो है वह कब जीते हैं, याद रखिए 2020 में हुआ था, सुनिएगा 2020 में हुआ था एक आपका टोक्यो ओलंपिक, सुनिएगा ध्यान से, 2020 में हुआ था आपका एक तो टोक्यो ओलंपिक हुआ था, टोक्यो ओलंपिक हुआ था, सुनिएगा ध्यान से, टोक्यो ओलंपिक हुआ था, टोक्यो ओलंपिक, याद रखिएगा टोक्यो ओलंपिक हुआ था कब, तो 2020 में। तो सबसे ज्यादा इन्होंने मतलब कि भारत ने पदक जीता, कितना पदक, 7 पदक जीता अभी तक। कितने पदक जीते, 7 पदक इसमें जीते हैं, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। अब तक सर्वाधिक पदक टोक्यो ओलंपिक में 2020 में जीते, इसमें 7 पदक जीते हैं, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है आपका 6 नंबर है कि भाला फेंक में किस खिलाड़ी ने सिल्वर पदक जीता, उनका भाला फेंक स्कोर क्या है। देखिए अगर हम बात करते हैं भाला फेंक में किस खिलाड़ी ने स्वर्ण मतलब सिल्वर पदक जीता, तो याद रखिए मैंने आपको बताया नीरज चोपड़ा, ठीक है, नीरज चोपड़ा ने जीते। और ये कितने मतलब मीटर में फेंके थे भाला, 89.45 मीटर, याद रखिएगा कि 89.45 मीटर में मतलब कि सिल्वर पदक जीते हैं इन्होंने भाला फेंक के स्कोर में, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। अगर हम बात करते हैं क्या, तो गोल्ड मेडल किसने जीता है, याद रखिएगा कि मतलब कि अगर हम बात करते हैं क्या कि जो ओलंपिक था वो आपका इसमें ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में, पेरिस ओलंपिक में जो थे वो उसमें भाला फेंके थे, तो उसमें से गोल्ड किसने जीते थे, याद रखिएगा पाकिस्तान का एक खिलाड़ी जिसका नाम है, इनका नाम लिखिएगा अशरफ नदीम, याद रखिए इनका नाम लिख लीजिएगा, क्या हो जाएगा, अशरफ नदीम, याद रखिएगा अशरफ नदीम। तो अशरफ नदीम जो थे, याद रखिएगा इन्होंने गोल्ड मेडल जीते हैं भाला फेंक में, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि भारत में सबसे कम उम्र के ओलंपिक पदक किस खिलाड़ी ने जीता है। देखिए सबसे कम उम्र के ओलंपिक मतलब पदक किसने जीता है, तो याद रखिए नाम इनका है अमन सहरावत, लिख लीजिएगा अमन सहरावत, याद रखिए अमन सहरावत है। और याद रखिए इनका संबंध किससे है, तो याद रखिए इनका संबंध ना कुश्ती से, याद रखिए अमन सहरावत का संबंध किससे है, तो कुश्ती से, ये ध्यान रखिएगा। इन्होंने कौन सा पदक जीता, तो याद रखिए कांस्य पदक इन्होंने जीते, ये ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, ओलंपिक खेल 2024 में ध्वज भाजक मतलब कि ध्वज भाजक कौन थे, उद्घाटन समारोह में थे पीवी सिंधु, सुनिएगा पीवी सिंधु कौन थे, पीवी सिंधु थे। और साथ में इनके साथ शरद कमल, याद रखिए पीवी सिंधु के साथ कौन था, तो शरद कमल था, याद रखिएगा कौन था, तो शरद कमल, पीवी सिंधु के साथ कौन था, शरद कमल, याद रखिएगा। अगर हम बात करते हैं पीवी सिंधु का संबंध किससे, बैडमिंटन से, और शरद कमल का संबंध किससे, टेबल टेनिस से। अगर हम बात करते हैं समापन समारोह में कौन थे, तो याद रखिए समापन समारोह में पीआर श्रीजेश थे समापन समारोह में, और इनके साथ थे मनु भाकर, याद रखिए इनके साथ कौन थे, मनु भाकर थे, याद रखिए मनु भाकर, इनके साथ कौन थे, मनु भाकर थे। और याद रखिए मनु भाकर का संबंध शूटिंग से है, पीआर श्रीजेश का संबंध जो है हॉकी से संबंधित है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि ओलंपिक लोगों में 5 रंग का दल किसका प्रतिनिधित्व करती है। देखिए 5 रंग का जो दल है ना किसका प्रतिनिधित्व करती है, तो याद रखिएगा महाद्वीपों का, याद रखिए किसका प्रतिनिधित्व करती है, तो महाद्वीपों का, याद रखिएगा महाद्वीपों का प्रतिनिधित्व करती है, महाद्वीपों का प्रतिनिधित्व करती है। इसमें देखिए 5 रंग, जिसमें आपका काला रंग जो है, काला रिंग जो है वो अफ्रीका महाद्वीप को काला रिंग जो है वो अफ्रीका महाद्वीप को प्रतिनिधित्व करती है। काला रिंग किसको प्रतिनिधित्व करती है, तो अफ्रीका
महाद्वीप। अगर हम बात करते हैं कि नीला रंग यूरोप महाद्वीप का, नीला यूरोप महाद्वीप का प्रतिनिधित्व करती है। अगर बात करते हैं पीला रंग की, तो पीला रंग जो है आपके एशिया महाद्वीप का प्रतिनिधित्व करते हैं। पीला किसका करती है, तो एशिया करती है। अगर बात करते हैं लाल जो है आपका उत्तरी अमेरिका का, लाल किसका प्रतिनिधित्व करेगी, तो उत्तरी अमेरिका का, लाल किसका प्रतिनिधित्व करेगी, तो उत्तरी अमेरिका का। अगर हम बात करते हैं क्या हरा, तो ऑस्ट्रेलिया का प्रतिनिधित्व करती है। हरा किसका प्रतिनिधित्व करती है, तो ऑस्ट्रेलिया का, ऑस्ट्रेलिया का, याद रखिए ऑस्ट्रेलिया का मतलब कि हरा जो है ऑस्ट्रेलिया का प्रतिनिधित्व करती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट। अगला क्वेश्चन है 10 नंबर देखिएगा। 10 नंबर क्वेश्चन है आपका कि भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने कौन सा पुरस्कार जीता है और इस टीम के कप्तान कौन है। देखिए अगर हम बात करते हैं कि भारतीय टीम हॉकी ने कौन सा पुरस्कार जीता, तो याद रखिएगा ये कांसा, यानी कि कौन सा, ये कांसा मेडल कौन सा जीता है, तो कांसा यानी कि ब्रॉन्ज मेडल, कांसा पदक जीता है। और किसने जीता, इनके कप्तान कौन थे, तो याद रखिएगा इनके कप्तान थे हरमनप्रीत, लिख लीजिएगा हरमनप्रीत थे, हरमनप्रीत सिंह इनके क्या थे, हरमनप्रीत सिंह इनके क्या थे, हॉकी के कैप्टन थे हरमनप्रीत सिंह। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका 11 नंबर की पेरिस ओलंपिक 2024 में किस जोड़ी ने 10 मीटर एयर राइफल में मिक्स टीम इवेंट में भारत के लिए ब्रॉन्ज मेडल जीता है, तो किसने, तो सबरजोत सिंह और मनु भाकर, लिख लीजिएगा सबरजोत सिंह, सबरजोत सिंह, सबरजोत सिंह और कौन जीते हैं, तो मनु भाकर। याद रखिएगा सबरजोत सिंह और मनु भाकर ये दोनों मिलके 10 मीटर एयर राइफल्स में मिक्स्ड टीम इवेंट में भारत के लिए ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, देखिएगा नेक्स्ट है आपका 12 नंबर की पेरिस ओलंपिक्स 2024 में किस खिलाड़ी को अयोग्य घोषित किया गया था, तो याद रखिएगा इनका नाम है विनेश फोगाट। इनका नाम क्या है, तो विनेश, लिखिएगा विनेश फोगाट। विनेश फोगाट को पेरिस ओलंपिक 2024 में अयोग्य घोषित कर दिया गया था, क्यों पता है, और याद रखिएगा इनको बाहर कर दिया गया था, क्यों, क्योंकि 100 ग्राम इनका वेट क्या था, 100 ग्राम मात्र ज्यादा था, इसीलिए क्या हुआ था, इनको अयोग्य घोषित कर दिया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं 30 नंबर की पेरिस ओलंपिक 2024 में भारतीय टीम के मशाल वाहक कौन थे। देखिए भारतीय टीम के मशाल वाहक थे, इनका नाम है अभिनव बिंद्रा, लिखिएगा इनका नाम अभिनव बिंद्रा, इनका नाम क्या है, अभिनव बिंद्रा इनका नाम है। और याद रखिएगा कि अभिनव बिंद्रा का संबंध जो किससे, शूटिंग से, याद रखिए किससे है, तो शूटिंग से इनका संबंधित है। और याद रखिएगा कि अभिनव बिंद्रा से एक पॉइंट आता है 2008 में, सुनिएगा अभिनव बिंद्रा से एक याद रखिएगा पॉइंट 2008 में ओलंपिक में गोल्ड मेडल इन्होंने जीता था, ये ध्यान रखिएगा। अगला आपका कि पेरिस ओलंपिक 2024 में कौन सा नए खेल शामिल किए गए हैं। देखिए पेरिस ओलंपिक 2024 में कौन से नए खेल शामिल किए, तो पहला आपका ब्रेकिंग, लिखिएगा इसको ब्रेकिंग, पहला आपका हो जाएगा ब्रेकिंग, दूसरा हो जाएगा आपका सर्फिंग, तीसरा हो जाएगा आपका स्केट बोर्डिंग, स्केट बोर्डिंग, और चौथा हो जाएगा क्लाइंबिंग। चौथा कौन हो जाएगा, क्लाइंबिंग, चौथा हो जाएगा आपका क्लाइंबिंग, ये ध्यान रखिएगा। पहला हो जाएगा आपका ब्रेकिंग, ध्यान रखिएगा पहला क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, ब्रेकिंग हो जाएगा, इसको आप सही कर लीजिएगा, ठीक है, ब्रेकिंग कर लीजिएगा, इसको ब्रेकिंग कर लीजिए। पहला हो जाएगा ब्रेकिंग, दूसरा हो जाएगा सर्फिंग, तीसरा होगा स्केट बोर्डिंग, और चौथा होगा क्या हो जाएगा, चौथा आपका क्लाइंबिंग हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका 15 नंबर कि किस खिलाड़ी ने 50 मीटर एयर राइफल्स में ब्रॉन्ज मेडल जीता है। याद रखिएगा कि इनका नाम क्या है, तो स्वनिल कुशेला, याद रखिएगा इनका नाम क्या है, तो स्वनिल, इसको लिखिएगा इनका नाम स्वनिल कुशाला। स्वनिल कुशाले ने, याद रखिएगा स्वनिल कुशाले ने 50 मीटर एयर राइफल्स में ब्रॉन्ज मेडल इन्होंने जीता है। अब देखिएगा कुछ रिवीजन सीरीज देखिएगा कि ब्राउनफील्ड एयरपोर्ट बिहार में कहां स्थापित किया जाता है, बिहार के बिहटा में, याद रखिए बिहार के बिहटा में, याद रखिए। अगला क्वेश्चन है क्या कि पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत कितना आवंटित धनराशि किया गया, तो याद रखिएगा 90,000 करोड़, 90,000 का। अगला है कि कितने परिवारों को नल से जल पहुंचाया जाएगा, 12 करोड़। अगला क्वेश्चन है क्या कि बजट 2025, देखिएगा कि बजट 2025-26 में कितने रेल कॉरिडोर बनाए जाएंगे, तो देखिए 10 रेल कॉरिडोर बनाए जाएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि पीएम स्वनिधि के तहत लोन की राशि को बढ़ाकर कितना कर दिया गया, तो याद रखिए लोन की राशि को बढ़ाकर 30,000 कर दिया गया। कितना कर दिया गया, 30,000। पहले राशि कितना था, पहले ये राशि था 10,000 था,
ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। अगला देखिएगा कि मनरेगा को कितने बजट राशि आवंटित की गई है, तो याद रखिए 60,000, 60,000 करोड़ रुपए, 60,000 करोड़ रुपए ये बजट मतलब राशि आवंटित की गई है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट है आपका 17 नंबर क्वेश्चन। 17 नंबर क्वेश्चन है आपका कि भारत में दूसरा सबसे बड़ा मैंग्रोव वन किस दो नदियों के डेल्टाओं पर बनता मतलब कि पर बनता है, तो कौन सा है, तो याद रखिएगा एक डेल्टा का नाम है आपका ब्राह्मणी, याद रखिएगा। एक है आपका, सुनिएगा, एक हो जाएगा आपका ब्राह्मणी, एक हो जाएगा ब्राह्मणी और दूसरा हो जाएगा ब्राह्मणी और दूसरा हो जाएगा वैतरणी। लिखिएगा ब्राह्मणी और वैतरणी, वैतरणी, याद रखिएगा ब्राह्मणी और वैतरणी, ब्राह्मणी और वैतरणी। तो याद रखिएगा कि भारत में दूसरा सबसे बड़ा मैंग्रोव वन किन दो नदियों के डेल्टाओं पर बनता है, तो ब्राह्मणी और वैतरणी नदियों के डेल्टाओं पर बनता है। और याद रखिएगा ये मैंग्रोव वन कहाँ है, तो मैंग्रोव वन आपके जो है वो आपके उड़ीसा राज्य में है। मैंग्रोव वन कहाँ है, तो उड़ीसा राज्य में। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है आपका फ्रेंड्स, देखिएगा क्वेश्चन नंबर है 18 नंबर कि हृदय हृदय की गति को नियंत्रित कौन करता है। देखिए हृदय की गति को नियंत्रित करता है पेसमेकर, हृदय गति को नियंत्रित कौन करता है, पेसमेकर करता है। और क्वेश्चन है क्या कि हृदय गति को मापता कौन है, तो मापता है आपका सिर्फ गुनो मैनोमीटर। इसको लिखिएगा, मापता कौन है, याद रखिएगा सिर्फ गुनो मैनोमीटर, याद रखिए सिर्फ गुनो मैनोमीटर है। और याद रखिएगा सुनता कौन है, इस हृदय गति को सुनता कौन, इसको स्टेथोस्कोप कहते हैं। क्या कौन सुनता है, तो याद रखिएगा स्टेथोस्कोप, स्टेथोस्कोप क्या करता है, ये सुनता है। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट है आपका कि नौका दौड़ कहाँ और किस त्योहारों के अवसर पर मनाया जाता है। देखिए नौका दौड़ जो है ना वो आपके केरल में मनाया जाता है। नौका दौड़ कहाँ मनाया जाता है, केरल में, ध्यान रखें नौका दौड़ केरल में। और किस त्योहार पे, तो याद रखिएगा ये ओणम का त्योहार होता है केरल में ना, एक ओणम का त्योहार होता है। ओणम, ओणम त्योहार में क्या होता है कि इसको मनाया जाता है। याद रखिएगा ये जो नौका दौड़ जो होता है ना, याद रखिएगा कि बेमनाथ झील, याद रखिए नौका दौड़ कहाँ होता है, तो बेमनाथ, बेम्बनाद, बेम्बनाद झील में नौका दौड़ कहाँ होता है, तो बेमनाद झील में नौका दौड़ होती है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, और बेमनाद हो गया और अष्टमुडी झील हो गया, ये केरल में है, लैगून झील है, याद रखिए। एक हो गया बेमनाद झील और दूसरा देखिए अष्टमुडी, याद रखिए अष्टमुडी, लिख देते हैं इसको, देखिएगा अष्टमुडी झील, ये आपके केरल में एक प्रकार का लैगून झील है। अगला क्वेश्चन है कि भारत के किस नाभिकीय रिएक्टर में पहली बार थोरियम का प्रयोग हुआ था। देखिए देखिएगा एक भारत के किस नाभिकीय रिएक्टर में पहली बार थोरियम का प्रयोग किया था, काकड़ा पारा, याद रखिए इसको लिख दीजिएगा, काकड़ा पार, काकड़ा पार न्यूक्लियर, काकड़ा पार न्यूक्लियर रिएक्टर, काकड़ा पार न्यूक्लियर रिएक्टर में पहली बार थोरियम का प्रयोग किया गया था। और याद रखिएगा थोरियम का थोरियम का उत्पादन सबसे ज्यादा कहाँ, मतलब यहाँ पे उत्पादन नहीं सॉरी मतलब थोरियम सबसे ज्यादा वो केरल में देखने को मिलता है पूरे भारत में। ठीक है ना। अगर हम बात करते हैं भारत का पहला नाभिकीय संयंत्र कौन सा, तारापुर। भारत का पहला क्वेश्चन आता है कि भारत का पहला सबसे पहला नाभिकीय संयंत्र कौन था, तो तारापुर संयंत्र है, जो कहाँ पे है, तो आपके महाराष्ट्र में स्थित है। अगला क्वेश्चन 21 नंबर क्या कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद दक्षिण एशियाई क्षेत्र पर किस देश पर ने कब्जा कर लिया। देखिए द्वितीय विश्व युद्ध के बाद ना दक्षिण क्षेत्र पर ना किस देश ने कब्जा कर लिया, तो याद रखिए जापान के द्वारा। किस देश के द्वारा, तो जापान, याद रखिएगा कि जापान के द्वारा क्या हो गया था कि कब्जा कर लिया गया था। देखिए अगर हम बात करते हैं अगर हम बात करते हैं क्या कि दक्षिण एशियाई क्षेत्र जिसको बोलते हैं आसियान, सुनिएगा इसको क्या बोलते हैं, आसियान, यार इसको बोलते हैं आसियान। आसियान में अगर हम बात करते हैं तो आसियान में पहले 10 देश थे, लेकिन अभी वर्तमान में एक और देश ऐड हुआ है। इनके टोटल देशों की संख्या कितनी होगी, 11वां। तो 11वां देश कौन है, तो पूर्वी तिमोर, याद रखिए 11वां देश कौन है, तो 11वां देश है आपका पूर्वी तिमोर, याद रखिए 11वां देश कौन है, तो पूर्वी तिमोर 11वां देश है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, अगर हम बात करते हैं क्या कि आपको पता है कि द्वितीय विश्व युद्ध कब हुआ था, 1939 से लेके 1945 तक द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था। आगे देखिए 22 नंबर की आधुनिक भारत का पहला बौद्धिक सुधार आंदोलन कौन माना जाता है, तो याद रखिएगा ये आपका आधुनिक भारत का पहला बौद्धिक सुधार आंदोलन कहा था ब्रह्म समाज को, ब्रह्म, याद रखिए ब्रह्म समाज को कहा जाता है। और याद रखिए ब्रह्म समाज की स्थापना किसने किया था, तो राजा राम, याद रखिएगा राजा राम मोहन राय ने, राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की क्या की थी, स्थापना की थी। और राजा की उपाधि किसने, अकबर द्वितीय ने, राजा कह के संबोधित किसने किया था, तो अकबर द्वितीय ने, ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब देखिए अगर हम बात करते हैं कि आत्मीय सभा की, तो सुनिएगा कि 1815 में क्या हुआ था कि आत्मीय सभा,
आत्मीय सभा की स्थापना की थी। और याद रखिएगा 1829 में, सुनिएगा बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यह था 1829 में क्या होता कि विलियम बेंटिंग के साथ मिलकर ना सती प्रथा का अंत किए थे। कौन? तो राजा राम मोहन राय। याद रखिए सती प्रथा का अंत किसने किया था? राजा राम मोहन राय ने। किसने, किसके साथ सहयोग करके? तो विलियम बेंटिंग के साथ सहयोग करके सती प्रथा का अंत इन्होंने किया था। ठीक है, आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 23 नंबर की, गुप्त साम्राज्य का उदय तीसरी शताब्दी में प्रयोग के निकट किस स्थान पर हुआ था? देखिए गुप्त साम्राज्य का उदय न तीसरी शताब्दी में प्रयोग के निकट मतलब किस स्थान पे हुआ था? याद रखिए कौशाम्बी। किस स्थान पे हुआ था? तो कौशाम्बी स्थान पे, कौशाम्बी। याद रखिएगा कि कौशाम्बी स्थान में हुआ था। और याद रखिएगा कौशाम्बी की बात करते हैं ना, ये महाजनपद था, महाजनपद था कौशाम्बी। और ये कहाँ है? तो यूपी में था। यूपी में कहाँ है? यूपी, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए अगर हम बात करते हैं गुप्त साम्राज्य तो कुछ पॉइंट याद रखिए। गुप्त साम्राज्य की स्थापना किसने किया था? श्री गुप्त ने। गुप्त वंश की स्थापना किसने किया था? श्री गुप्त ने गुप्त वंश की स्थापना किया था। और ध्यान रखिएगा गुप्त वंश के वास्तविक संस्थापक कौन है? तो चंद्रगुप्त प्रथम। चंद्रगुप्त प्रथम, याद रखिए चंद्रगुप्त प्रथम जो है, चंद्रगुप्त प्रथम जो है वह गुप्त वंश का, चंद्रगुप्त प्रथम जो है वह गुप्त वंश का क्या है? तो याद रखिए गुप्त वंश का ये वास्तविक संस्थापक है। गुप्त वंश का अंतिम संस्थापक कौन है? तो विष्णु गुप्त। लिख लीजिए गुप्त वंश का अंतिम संस्थापक कौन है? तो विष्णु गुप्त जो है वह गुप्त वंश का अंतिम संस्थापक है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, अंतिम राजा क्या है? अगला क्वेश्चन है आपका, गुप्त वंश के अंतिम राजा वही है विष्णुगुप्त है, संस्थापक नहीं बोल सकते हैं, राजा बोलते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि विश्व का सबसे ऊंचा झरना कौन सा है तथा किस नदी पर बना? देखिए विश्व का सबसे ऊंचा झरना जो है ना आपका एंजिल वाटरफॉल है। याद रखिएगा एंजिल, लिखिएगा इसको, एंजिल वाटरफॉल। एंजिल वाटरफॉल है, एंजिल वाटरफॉल ये झरना है। याद रखिएगा ये वेनेजुएला में है। कहाँ पे है और किस नदी पर बना है? याद रखिए वेनेजुएला में है। ये कहाँ है? तो एंजिल वाटरफॉल ये कहाँ पे है? याद रखिएगा सबसे पहले तो ये किस नदी पे था? कैरोन नदी पे। इसको लिख लीजिएगा कैरोन नदी के तट पर, कैरोन, कैरोन नदी के तट पर है। और याद रखिए कहाँ पे स्थित है? याद रखिए वेनेजुएला में। याद रखिए कहाँ पे है? तो वेनेजुएला, इसको लिख लीजिएगा वेनेजुएला, वेनेजुएला में है। याद रखिए कहाँ पे है ये? तो वेनेजुएला में ये स्थित है। ठीक है, वेनेजुएला में क्या है? तो स्थित है, ये ध्यान रखिएगा। अगर हम बात करते हैं क्या, एक क्वेश्चन आता है क्या कि आयतन के आधार पर सबसे बड़ा झरना कौन है? तो नियाग्रा वाटरफॉल। याद रखिएगा कौन सा है? तो नियाग्रा, नियाग्रा, नियाग्रा वाटरफॉल जो है। याद रखिएगा कि आयतन के आधार पर सबसे बड़ा झरना कौन है? तो नियाग्रा वाटरफॉल है। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि इलाही संवत की शुरुआत कब और किसके द्वारा किया गया था? देखिए इलाही संवत की जो शुरुआत की गई थी 1583 में। याद रखिए 1583 में इलाही संवत की शुरुआत की गई थी, किसके द्वारा? याद रखना अकबर ने शुरू किया था, अकबर ने। याद रखिए अकबर ने इलाही मतलब इलाही संवत की शुरुआत किसने की थी? 1583 में अकबर ने किया था, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब देखिए अकबर से कुछ पॉइंट याद रखिएगा, सुनिएगा ध्यान से। अगर हम बात करते हैं 1556, आपको पता है मैंने कल भी आपको बताया था कि पानीपत का दूसरा युद्ध हुआ था 1556 में, अब पहला हुआ था 1526 में। पानीपत का दूसरा युद्ध हुआ था अकबर और हेमू के बीच में। सुनिएगा अकबर, थोड़ा सा पेन चेंज कर लेते हैं, अकबर और हेमू के बीच में हुआ था। ठीक है, अकबर और हेमू के बीच में, अकबर और हेमू के बीच में अकबर जीत जाता है और हेमू हार जाता है। अगर हम बात करते हैं 1576 में, एक क्वेश्चन आता है 1576 में, क्वेश्चन क्या आता है कि हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था? हल्दी घाटी, याद रखिएगा कि हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था? तो हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था 1576 में। ठीक है, अगर हम एक और बात करते हैं हल्दी घाटी के बाद, अगर हम बात करते हैं क्या कि ये 1571 में कि 1571 में एक अभियान हुआ था, गुजरात का अभियान, मतलब गुजरात विजय हुआ था 1571 में। ठीक है, अगर हम बात करते हैं एक डेट याद रखिएगा 1582, 1582 का एक डेट याद रखिएगा 1582। 1582 में क्या हुआ था? सुनिएगा ध्यान से। अगर हम 1582 की बात करते हैं तो दीवान, सुनिए, दिन ए इलाही धर्म, क्वेश्चन आता है कि दिन ए इलाही धर्म की स्थापना की, दिन ए इलाही, याद रखिएगा कि दिन ए इलाही, दिन ए इलाही धर्म की स्थापना अकबर ने किया था। एक क्वेश्चन आता है कि दिन ए इलाही धर्म को स्वीकार करने वाला सबसे पहला राजा कौन था? तो याद किया बीरबल था। कौन था? बीरबल, पहला हिंदू राजा था, सॉरी, पहला हिंदू राजा कौन था? तो याद किया बीरबल था। दिन ए इलाही धर्म शुरू किया था अकबर ने, लेकिन सबसे पहले स्वीकार करने वाला पहला हिंदू राजा कौन था? तो ये बीरबल था। ठीक है, अब कुछ एक और पॉइंट याद रखिएगा 1562, सुनिएगा 1500 अगर हम 62 की बात करते हैं तो दास प्रथा का अंत अकबर ने किया था। 1563 की बात करते हैं, 1563 की बात करते हैं तो तीर्थ कर जो समाप्त किया था अकबर ने। और 1564 की अगर हम बात करते हैं तो इसमें क्या हुआ था कि जजिया कर को समाप्त किया था किसने? तो अकबर ने। ठीक है ना, अगर हम बात करते हैं 1605 में, तो 1605 में क्या होता है कि अकबर की मृत्यु हो जाती है। तो फ्रेंड देखिए इतने अकबर से हम लोग पॉइंट्स को देखे हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम कि प्रकाश विद्युत प्रभाव को क्वांटम सिद्धांत के आधार पर नोबेल पुरस्कार कब और किसने मतलब किसे प्रदान किया गया? देखिए अगर प्रकाश विद्युत प्रभाव को क्वांटम सिद्धांत के आधार पर नोबेल पुरस्कार कब दिया गया? तो 1921 में दिया गया, 1921 में। और किसको दिया गया? तो याद रखिए उनका नाम है आइंस्टीन। क्या है नाम इनका? तो आइंस्टीन को दिया गया था, आइंस्टीन, याद रखिएगा आइंस्टीन को दिया गया।
ठीक है, अगला देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 27 नंबर की, भारत के प्रथम कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में किसने चुना गया था। देखिए भारत के प्रथम कार्यवाहक प्रधानमंत्री थे ना, वो कौन थे, सुनिएगा ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट है। भारत के प्रथम कार्यवाहक प्रधानमंत्री थे गुलजारी लाल नंदा, सुनिएगा इनका नाम है गुलजारी, इनका नाम है लाल गुलजारी लाल नंदा। देखिए अगर हम बात करते हैं क्या कार्यवाहक क्या होता है, मतलब कि कोई, देखिए अगर हम बात करते हैं क्या कि हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री थे पंडित नेहरू, देखिए कौन थे, पंडित नेहरू थे। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु हो गई थी ना, तो उस उनके रूप में, मतलब उनके पद पे कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में कौन थे, गुलजारी लाल नंदा। क्वेश्चन आता है कि भारत के प्रथम कार्यवाहक प्रधानमंत्री कौन थे, गुलजारी लाल नंदा। और क्वेश्चन एक और आता है कि भारत के दूसरे कार्यवाहक प्रधानमंत्री कौन थे, तो यही थे गुलजारी लाल नंदा। क्यों, क्योंकि पंडित नेहरू के बाद एक प्रधानमंत्री है जिनका नाम है लाल बहादुर शास्त्री, सुनिए शास्त्री जी, ठीक है, शास्त्री में यहाँ पे लिख देता लाल बहादुर शास्त्री। तो लाल बहादुर शास्त्री का जब मृत्यु होता है तो उन्हीं के मृत्यु के बाद कार्यवाहक राष्ट्रपति, दूसरे कार्यवाहक राष्ट्रपति कौन बनते, तो गुलजारी लाल नंदा बनते हैं, ये ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला देखिए कि ऐसे 3 ऐसे प्रधानमंत्री जिनकी मृत्यु उनकी पदावधि के दौरान हो गई थी, मतलब उनके पद पे रहते हो गई थी। पहला आपका पंडित नेहरू, लिख लीजिएगा पंडित नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू। दूसरा आपका है लाल बहादुर शास्त्री, लाल बहादुर शास्त्री। और तीसरा याद रखिएगा इंदिरा गांधी, इंदिरा गांधी, इंदिरा गांधी की हत्या कर दी गई थी। और याद रखिएगा ये तीनों जो ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिनकी जो मृत्यु हुई थी उनके पद पर हो गई थी। अगर पंडित जवाहरलाल नेहरू की बात करें तो इनकी मृत्यु हुई थी 1964 में, 1964 में। लाल बहादुर शास्त्री की बात करें तो इनकी मृत्यु हो गई थी 1966 में, जब ताशकंद समझौता के लिए ताशकंद में गए थे तो वहां पे इनकी मृत्यु हो गई थी, और इनका मृत्यु आज भी रहस्यमय है। इंदिरा गांधी की बात करें तो इनकी हत्या कर दी गई थी 1984 में, ये ध्यान रखिएगा। तो 3 ऐसे प्रधानमंत्री, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्या 29 नंबर की, फ्रांसीसी क्रांति कब शुरू हुआ तथा इसका नारा क्या था। देखिए फ्रांसीसी क्रांति जो शुरू हुआ था वो 1789 में, 1789 में शुरू हुआ था। और ध्यान रखिएगा, और ये इसका नारा क्या था, समानता एकता बंधुत्व स्वतंत्रता का नारा था। याद रखिए इसका नारा क्या था, तो लिख लीजिएगा एकता समानता और बंधुत्व। एकता था और समानता था, एकता समानता स्वतंत्रता और बंधुत्वता। याद रखिए स्वतंत्रता और क्या था, याद रखिए बंधुता, ठीक है। 1789 में हुआ था, एकता समानता स्वतंत्रता और बंधुता का नारा हुआ था फ्रांसीसी क्रांति में। और ध्यान रखिए क्वेश्चन आता है कि फ्रांसीसी क्रांति हुआ था तो उसमें राजा कौन थे। याद रखिए उनका राजा का नाम लिख लीजिएगा, राजा का नाम था लुई, राजा का नाम लिखिएगा लुई 16वां था, लुई 16वां था, ये ध्यान रखिए राजा का नाम, ठीक है, याद रखिएगा। अगर हम बात करते हैं क्या कि अगर हम यही फ्रांसीसी क्रांति हुआ था ना तो उसके बाद ही नारा दिया गया था क्या, तो समानता एकता बंधुत्व और स्वतंत्रता का नारा दिया गया था इसी क्रांति के बाद। देखिए फ्रेंड्स पहले थोड़ा सा लिखने में प्रॉब्लम होता था, आई थिंक पहले से थोड़ा सा अच्छा लिखा रहा है, तो आप कमेंट करके बताइए कि पहले से, और हम कोशिश करें कि आपको लिख के बहुत सारा पॉइंट बताए। लेकिन लिख के अगर डायरेक्टली अगर ऑर्डरली बोल देते हैं ना तो बहुत सारा चीज याद रहता है, भूल जाते हैं, लेकिन अगर लिखेंगे तो आपको आई थिंक ज्यादा याद रहेगा। तो इसीलिए मैं आप लोग के लिए लिख रहा हूँ, ठीक है फ्रेंड्स। प्लीज कमेंट करके आप थोड़ा सा बताइएगा हमको कि आपको कैसा लगा ये आज का वीडियो। चलिए अगला देखते हैं। उतना राइटिंग इंप्रूवमेंट नहीं हुआ है लेकिन फिर भी थोड़ा सा पहले से बेटर है तो बताइएगा, ठीक है। चलिए आईएमएफ में 190 सदस्य देश है, 190वां सदस्य किसे चुना गया था। याद रखिएगा अगर आईएमएफ की बात करें तो 190 टोटल सदस्य देश की संख्या 190 है, तो 190वां कौन है, तो याद रखिए अंडोरा। याद रखिए देश का नाम क्या है, अंडोरा देश है। अंडोरा 190वां आईएमएफ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। अगर हम आईएमएफ की बात करें, सुनिएगा आईएमएफ की बात करें तो ये ब्रेटन वुड्स, सुनिएगा एक है ब्रेटन वुड्स सम्मेलन, ब्रेटन वुड्स सम्मेलन ये कब हुआ था, तो याद रखिए 1944 में बना था। ब्रेटन वुड्स सम्मेलन के तहत 1944 में क्या होता है, आईएमएफ की गठन किया गया था। अगर बात करते हैं आईएमएफ का हेडक्वार्टर का है तो याद रखिए वाशिंगटन डीसी में, वाशिंगटन डीसी में। और इसके हेड कौन है, तो हेड का नाम याद रखिए, इनका अध्यक्ष कौन है, तो क्रिस्टीना जॉर्जियवा। इसका नाम लिखिएगा क्रिस्टीना और एक क्रिस्टीना क्या, जॉर्जियवा, क्रिस्टीना जॉर्जियवा इसके क्या है, तो अध्यक्ष है। अगला क्वेश्चन 31 नंबर की, उत्तरी तथा दक्षिणी ध्रुव पर क्रमशः पहुंचने वाले कौन थे, ये किस तिथि में पहुंचे थे। देखिए उत्तरी तथा दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाले व्यक्ति कौन थे, तो उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाले व्यक्ति थे रॉबर्ट, लिखिएगा इनका नाम रॉबर्ट पियरे। कौन थे, तो रॉबर्ट पियरे थे, ठीक है ना। और कब पहुंचे थे, तो 1909 में पहुंचे थे। अगर दक्षिण ध्रुव पर पहुंचने की बात करें तो एमंडसेन, इनका नाम लिखिएगा एमंडसेन जो थे वो दक्षिण ध्रुव पर पहुंचने वाले व्यक्ति थे। वो कब पहुंचे थे, 1911 में, ये ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका कि पर्ल हार्बर पर जापान द्वारा किस वर्ष हमला किया गया। सुनिएगा ध्यान से, अगर हम बात करते हैं क्या कि पर्ल हार्बर की बात करते हैं तो जापान के द्वारा किस वर्ष हमला किया गया था, तो याद रखिएगा ये जापान ने हमला किया था 1941 में, 1941 में 1941 में हमला किया था। और क्यों हमला किया था, सुनिएगा ध्यान से। अब हुआ क्या था ना कि
अगर हम बात करते हैं कि जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ था 1939 से लेकर 1945 तक, 1939 से लेकर 1945 में जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर युद्ध हुआ था तो अमेरिका वाला बिजी था सेकेंड वर्ल्ड वॉर में। तो सोचा जापान क्या कि हम क्या काम करते हैं कि अमेरिका का एक शहर है पर्ल हार्बर पर क्या कर दिया था, जापान ने हमला कर दिया था 1941 में। इसी के जवाब में क्या किया था, अमेरिका पर हमला किया, मतलब अमेरिका वाला ने क्या किया था, एक 6 अगस्त, एक डेट याद रखिए 6 अगस्त 1945, और एक डेट याद रखिएगा 9 अगस्त 1945। 6 अगस्त 1945 को अमेरिका वालों ने क्या हुआ था कि हिरोशिमा पर बम गिराया था, परमाणु बम हिरोशिमा पर। ठीक है, याद रखिएगा कि हिरोशिमा पर क्या हुआ था, कि हिरोशिमा पर बम गिरा था, याद हिरोशिमा पर बम गिरा था। और 9 अगस्त 1945 को क्या हुआ था कि नागासाकी पे, याद रखिएगा नागासाकी पे क्या हुआ था कि बम गिराया था 9 अगस्त 1945 को। आगे बढ़ जाते हैं, अगला क्वेश्चन है आपका कि वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हमला कब और किसके द्वारा किया गया था, वह कहां बस्ती। देखिए वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हमला कब किया गया था, 2001 में, 2001 में किया गया था, ये ध्यान रखिएगा 1 में किया गया था। और याद रखिएगा कि अगर हम बात करते किस मतलब कि कहा हमला किया था, कब किया गया, 2001 में, किसके द्वारा किया गया, तो याद रखिएगा ओसामा बिन लादेन के द्वारा, ओसामा बिन लादेन के द्वारा, ओसामा बिन लादेन के द्वारा, ओसामा बिन लादेन के द्वारा किया गया था। और कहां पे, किस शहर पे, तो अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर पे, याद रखिए अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर पे इसका मतलब किया गया था, ये ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है आपका 34 नंबर की, मेसोपोटामिया की सभ्यता किस सभ्यता के समकालीन थे, याद रखिएगा मिस्र की सभ्यता। मेसोपोटामिया की सभ्यता जो थी वह मिस्र की सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता मिस्र की सभ्यता के क्या थी, समकालीन थी। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। और मिस्र की सभ्यता किस नदी पे थे, याद रखिएगा नील नदी के तट पर अवस्थित है। मिस्र की सभ्यता किस नदी के तट पर, तो नील नदी के तट पे स्थित है, ये ध्यान रखिएगा। अगला है विश्व की सबसे पहली नगरीय सभ्यता। देखिए पूछे कि विश्व की पहली नगरीय सभ्यता ना, तो ये आपका है सिंधु घाटी सभ्यता। इनका नाम याद रखिएगा इस सभ्यता का, सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता विश्व की पहली नगरीय सभ्यता, ये ध्यान रखिएगा। अगर इसके समय की बात करें तो याद रखिए 2500 बीसी से लेके 1750 बीसी तक ये सभ्यता थी, ध्यान रखिएगा। और इसके आकार क्या थी, तो त्रिभुजाकार थी, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है आपका 36 नंबर की, बंबई में सविना अवज्ञा आंदोलन के नेतृत्वकर्ता के रूप में किसे जाना जाता है, तो याद रखिए सरोजिनी नायडू को। किसको जाना जाता है, तो सरोजिनी नायडू को, सरोजिनी नायडू को बंबई में सविना अवज्ञा आंदोलन के नेतृत्वकर्ता के रूप में जाना जाता है। अगर हम बात करते हैं सरोजिनी नायडू से, तो कुछ पॉइंट याद रखिएगा कि 1925 में एक कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, जो कानपुर अधिवेशन हुआ था, सुनिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है, कानपुर अधिवेशन हुआ था 1925 में। और याद रखिए इसमें इसके अध्यक्ष कौन बनी थी, सरोजिनी नायडू बनी थी, ये ध्यान रखिए। अगर हम सविना अवज्ञा आंदोलन की बात करते हैं, सुनिएगा कि सविना अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हुई थी 1930 में चलाया गया था। और अगर बात करें उसको पूर्णतः समाप्त कब कर दिया गया था, तो 1934 में सविना अवज्ञा आंदोलन को समाप्त कर दिया गया था। 37 नंबर क्या कि सार्जेंट योजना कब और किस वायसराय के समय लाई गई थी, और ये इसका संबंध किससे हो गया जाएगा। देखिए अगर हम बात करें सार्जेंट योजना जो लाया गया था ना, याद रखिए कब लाया गया था, 1944 में, 1944 में लाया गया था। और किस वायसराय के समय लाया गया था, याद रखिए वेवेल के समय, वेवेल कौन था उसमें वायसराय, वेवेल के समय लाया गया था। और याद रखिएगा कि इसका संबंध किससे है, तो शिक्षा पर मतलब आधारित थी, या किस पे संबंधित थी, शिक्षा पर आधारित थी। क्या थी, शिक्षा पर क्या थी, शिक्षा पर आधारित थी, शिक्षा पर क्या थी, आधारित थी, ये ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि कृत्रिम रेडियो धर्मिता में किस विद्युत चुंबकीय तरंग का प्रयोग किया जाता है। ध्यान रखिएगा कृत्रिम रेडियो धर्मिता में ना गामा किरण, याद रखिएगा गामा किरण का प्रयोग किया था, गामा किरण का प्रयोग किया था। और ध्यान रखिएगा गामा किरण से इसकी गामा किरण की आवृत्ति जो होती है ना, गामा किरण की आवृत्ति सबसे अधिक होती है, ध्यान रखिएगा आवृत्ति सबसे अधिक होती है। इसका तरंग दैर्ध्य सुनिएगा, इसका तरंग दैर्ध्य जो होता है, इसका तरंग दैर्ध्य गामा किरण का जो तरंग दैर्ध्य होता है वो क्या होता है कि सबसे कम होता है, ये ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है आपको 39 नंबर कि अमाशय में प्रोटीन को पेप्टाइड में बदलने के लिए कौन सा एंजाइम उपयोगी है, तो याद रखिएगा इसमें जो एंजाइम है ना वो पेप्सिन द्वारा, याद रखिए पेप्सिन एंजाइम है, पेप्सिन के द्वारा, याद रखिएगा। मतलब कहने का मतलब कि अमाशय में जो प्रोटीन को पेप्टाइड में बदलता है कौन, तो पेप्सिन बदलता है। अगर छोटी आंत में प्रोटीन का पाचन कौन करता है, तो याद रखिएगा ट्रिप्सिन याद रखिएगा कौन करता है, तो ट्रिप्सिन के द्वारा होता है। अगला क्वेश्चन 40 नंबर क्या है कि टेनिस को विश्व स्तर पर 4 स्पर्धाएं होती है, जिन्हें क्रमशः कहां कहां खेला जाता है। देखिए अगर हम बात करते हैं क्या, सुनिएगा ध्यान से कि टेनिस की विश्व स्तर पर 4 स्पर्धाएं होती है, वो कहां कहां खेले। पहले अगर बात करते हैं क्या, ऑस्ट्रेलियन ओपन की बात करते हैं, सुनिएगा पहला है आपका ऑस्ट्रेलियन ओपन, ये ऑस्ट्रेलियन ओपन जो होता है, ऑस्ट्रेलियन ओपन ये कहां खेला जाता है, तो याद रखिए मेलबर्न में। ऑस्ट्रेलियन ओपन कहां खेला जाता है, तो
बर्न में खिलाता है, पहला। दूसरा बात करते हैं क्या, फ्रेंच ओपन। अगर हम बात करते हैं फ्रेंच ओपन, ये फ्रेंच ओपन कहाँ खिलाता है, अगर हम फ्रेंच ओपन की बात करें तो ये पेरिस में खिलाता है। फ्रेंच ओपन कहाँ खिलाता है, पेरिस में। अगर हम बात करते हैं तीसरा, विमल्डन, विमल्डन याद रखिएगा, विमल्डन एक होता है विमल्डन ओपन होता है। विमल्डन ओपन कहाँ खिलाता है, तो विमल्डन ओपन जो खिलाता है वो ब्रिटेन में खिलाता है, ब्रिटेन में। अगर एक और चौथा बात करते हैं क्या, कि यूएस ओपन, ये कहाँ खिलाता है, यूएसए में। याद रखिए, एक और लिख लीजिएगा, यूएस ओपन। यूएस ओपन कहाँ खिलाता है, तो यूएसए में, यानी कि अमेरिका में खिला जाता है, ये ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि भारत में पहला नगर निगम कब और कहां स्थापित किया गया था। देखिए भारत में पहला नगर निगम ना मद्रास में, भारत में पहला नगर निगम मद्रास में स्थापित किया गया था। और देखिए ये 1687 में, कहीं कहीं आपको ना 1688 भी देगा, ध्यान रखिएगा, 1687 या 1688 तो ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है आपका कि 42 नंबर देखिएगा कि नगर पालिका का उल्लेख संविधान के किस भाग में किया गया है तथा ये भारतीय संविधान के कहां से कहां तक विस्तृत है। सुनिएगा कि नगर पालिका का उल्लेख ना भाग 9, सुनिएगा नगर पालिका का जो उल्लेख है ना वो भाग 9 के क में किया गया। पंचायत का भाग 9 में है केवल, और नगर पालिका का भाग 9 के क में। अनुच्छेद याद रखिएगा, अनुच्छेद आपका 243 के क्लाउज पी से लेके 243 के क्लाउज जेड जी तक है आपका नगर पालिका का उल्लेख है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। आगे हम लोग बढ़ जाएं, चलिए आगे देखते हैं, बढ़ते हैं हम लोग आगे। आगे क्वेश्चन है आपका 43 नंबर, सुनिएगा 43 नंबर क्वेश्चन है आपका कि शहरी स्थानीय स्वशासन का प्रावधान संविधान में किसके तहत किया गया है। तो याद रखिएगा ये शहरी स्थानीय स्वशासन का प्रावधान संविधान में किसके तहत किया गया, तो याद रखिए 74वां संविधान संशोधन, 74वां संविधान संशोधन, 74वां संविधान संशोधन हुआ था 1993 में। इसके तहत क्या बता कि शहरी स्थानीय स्वशासन प्रदान किया गया है। अगर हम बात करते हैं क्या कि स्थानीय स्वशासन किस अनुसूची में है, तो इसमें ना 12वीं अनुसूची भी जोड़ा गया था, 12वीं अनुसूची में है, ये ध्यान रखिएगा। और नगर निगम में कितने विषय होते हैं, तो नगर निगम में 18 विषय होते हैं, और पंचायत में कितने विषय होते हैं, तो पंचायत में 29 विषय होते हैं, ये ध्यान रखिएगा। 44 नंबर है क्या कि नगर पालिकाओं की परिभाषा का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है। तो याद रखिएगा नगर पालिका का परिभाषा पी से परिभाषा होता है, तो ध्यान रखिएगा 243 के पी में किया गया है। अगला क्वेश्चन है 45 नंबर कि किस अधिनियम के तहत स्थानीय स्वशासन को व्यापक और सुदृढ़ बनाया गया है। तो किस अधिवेशन, तैयार किया 1935 का 1935 का अधिनियम, याद रखिए 1935 का अधिनियम के तहत क्या हुआ था कि इसको मतलब स्थानीय स्वशासन को व्यापक और सुदृढ़ बनाया गया है। अगला क्वेश्चन है 46 नंबर की सहकारी समितियां को संवैधानिक दर्जा किस संशोधन के तहत दिया गया है। तो याद रखिएगा एक आपका 97वां संविधान संशोधन, 97वां संविधान संशोधन, 97वां संविधान संशोधन 2011 के तहत, 2011 के तहत क्या हुआ था कि सरकारी समितियों को संवैधानिक दर्जा का प्रावधान दिया गया है। और याद रखिएगा ये इसमें, और ये 97वां संविधान संशोधन 2011 में होता है, इसमें अनुच्छेद जोड़े गए थे। अनुच्छेद याद रखिए, अनुच्छेद 43 के क्लाउज ख और भाग 9, सुनिएगा भाग 9 के क्लाउज ख को जोड़ा गया था, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, इस संविधान संशोधन में। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट है आपका 47 नंबर की भारतीय संविधान ने के किस भाग में नगरपाल इंडस्ट्रीज के बारे में बताया गया है। तो किस भाग में, तो भाग 9 के क में। याद रखिएगा कि भाग 9 के क्लाउज क में, भाग 9 के क्लाउज क में आपके नगर पालिका के बारे में बताया गया, और पंचायत के बारे में भाग 9 में बताया गया है। अगला क्वेश्चन है क्या कि शहरों स्थानीय सरकार जो डैश से अधिक जनसंख्या वाले किसी भी महानगरीय शहर के विकास के लिए कार्य करती है, तो उसे भारत में नगर निगम के रूप में जाना जाता है। तो याद रखिएगा 10 लाख, याद रखिएगा अगर हम बात करते हैं 10 लाख मतलब शहरी स्थानीय सरकार को 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले किसी भी महानगरीय शहर को विकास के लिए कार्य करती है, तो उसे भारत नगर निगम के रूप में जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है आपका 49 नंबर की किस ब्रिटिश गवर्नर ने 1870 में स्थानीय स्वशासन के विकास के लिए विलियम विकेंद्रीकरण पर एक प्रस्ताव पारित किया था। तो याद रखिएगा कि मेयो द्वारा, याद किसके द्वारा किया गया था, तो मेयो के द्वारा, लॉर्ड मेयो के द्वारा, याद रखिए मेयो के द्वारा। ध्यान रखिएगा कि ब्रिटिश गवर्नर मेयो ने 1870 में स्थानीय स्वशासन के विकास के लिए वित्तीय विकेंद्रीकरण पर एक प्रस्ताव पारित किया था मेयो के द्वारा। देखिए मेयो की बात करते सबसे पहले मेयो ने 1872 में सबसे पहले जनगणना को पेश किया था लॉर्ड मेयो ने, ध्यान रखिएगा। अगर बात करते हैं कि मेयो की हत्या ना किसने अंडमान निकोबार द्वीप समूह में हुआ था, किसने किया था, तो एक सैंडलिश जनजाति है, याद रखिएगा जनजाति का नाम लिख लीजिएगा, इस जनजाति का नाम लिख लीजिएगा सैंडलिश जनजाति, सैंडलिश जनजाति। तो सैंडलिश जनजाति के द्वारा मेयो की हत्या कर दी गई थी। अगला क्वेश्चन है आपका 15 नंबर क्या कि छावनियों यह क्षेत्र होती है
सॉरी, छावनी वह क्षेत्र होती है जहां पे सैन्य और नागरिक आबादी दोनों शामिल है। छावनी बोर्ड किसके नियंत्रण के तहत है? भारत में नागरिक के प्रशासन निकाय में से एक है, तो याद रखिएगा गृह मंत्रालय के नियंत्रण में। गृह मंत्रालय, याद रखिएगा गृह मंत्रालय के नेतृत्व में, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट है आपका 51 नंबर की, जिला स्तर पर आपदा निवारक तथा राहत उपायों के लिए कौन उत्तरदायी है? तो याद रखिएगा ये जिलाधिकारी उत्तरदायी। कौन उत्तरदायी है? तो जिलाधिकारी। जिलाधिकारी क्या होता है कि जिलाधिकारी उत्तरदायी होता है। अगला है 52 नंबर की, नगर पंचायत तथा नगर निगम के प्रमुख कर्मचारी कौन होते हैं? देखिए नगर पंचायत तथा नगर निगम के प्रमुख होते हैं, तो नगर पंचायत के प्रमुख होते हैं नगर पंचायत विकास अधिकारी। देखिए कौन होते हैं? तो नगर पंचायत विकास नगर पंचायत विकास अधिकारी होते हैं। नगर पंचायत विकास अधिकारी होते हैं। और नगर निगम के कौन होते हैं? मेयर होते हैं। कौन होते हैं? मेयर होते हैं। इसको बोलते हैं महापौर। क्या बोलते हैं इसको? महापौर ही बोलते हैं, मेयर को ही महापौर कहते हैं। अगला क्वेश्चन है 56 नंबर की, ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बारे में उल्लेख ऋग्वेद के किस मंडल में किया गया है? सुनिएगा कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बारे में ऋग्वेद के 10वें मंडल में किया गया। किस मंडल में? तो 10वें मंडल में किया गया। 10वें मंडल में किया गया, ध्यान रखिए। अगर हम बात करते हैं ऋग्वेद की, तो सबसे पुराना वेद हमारा कौन सा है? ऋग्वेद है। और ऋग्वेद में कितने मंडल? 10 मंडल है, 1028 सूक्त है और 10,462 ऋचा है। कहीं कहीं ये डेटा आपको चेंज देखने को मिल सकता है, ये ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या, वेदों में काला वेद के नाम से किसे आता है? काला वेद जादू टोना कहा जाता है अथर्ववेद को। याद किस वेद को कहते हैं? तो अथर्ववेद को। याद रखिएगा अथर्ववेद को काला वेद या जादू टोना वेद कहते हैं। किसको? तो याद रखिए अथर्ववेद को कहते हैं। अगर हम बात करते हैं, सुनिएगा ध्यान से, वेद कितने होते हैं? 4 होते हैं। एक होता है ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। ठीक है ना। एक क्वेश्चन आता है क्या कि ऋग्वेद के आने वाला वेद कौन है? तो ऋग्वेद के आने वाले जो भी वेद होते हैं ना, वो उत्तरवैदिक, मतलब उत्तरवैदिक के नाम से जाना जाता है। ध्यान रखिएगा ऋग्वेद के मतलब कि ऋग्वेद के बाद आने वाला जो भी वेद होते हैं उसको क्या कहते हैं? उत्तर वैदिक वेद के नाम से जाना जाता है। उत्तर वैदिक वेद के नाम से जाना जाता है। याद रखिए यजुर्वेद के बारे में कुछ सुन लीजिएगा। अगर हम बात करते हैं यजुर्वेद, तो याद रखिए एक ऐसा वेद है जो गद्य और पद्य दोनों में वर्णित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 55 नंबर कि किस वेद में सबसे प्राचीनतम वैदिक युग की संस्कृति के बारे में जानकारी दी गई है? किस वेद में? तो याद रखिएगा ऋग्वेद में। ऋग्वेद में सबसे प्राचीनतम वैदिक युग की संस्कृति के बारे में जानकारी दी गई है। 56 नंबर की, वह अभिलेख जिसमें 4 वैदिक देवताएं इंद्र, वरुण, नासत्य, मित्र का उल्लेख मिला है। तो 4 वैदिक देवता है, तो याद रखिएगा इस किस अभिलेख में मिला है? तो बोगोजकोई अभिलेख में। इसको नाम, इनका नाम लिखिएगा बोगोजकोई अभिलेख। बोगोजकोई अभिलेख में क्या है कि 4 वैदिक देवता इंद्र, वरुण, नासत्य, मित्र का उल्लेख मिला है। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि सांख्य, योग, न्याय, वैश्विक मीमांसा एवं वेदांत, इन 6 विभिन्न भारतीय दर्शनों की स्पष्ट रूप से अभिव्यक्ति किस युग में हुई है? तो याद रखिएगा ये जो युग है आपका ऋग्वैदिक युग है। कौन सा युग है? तो ऋग्वैदिक युग है। कौन सा युग है? तो ऋग्वैदिक युग है। और ध्यान रखिएगा एक और पॉइंट यहाँ से, अगर हम बात करते हैं क्या, यहाँ पे कुछ मैं आपको बताता हूँ, सुनिएगा। अगर हम बात करते हैं अगर सांख्य दर्शन के किसने किया था? कपिल मुनि ने। अगर बात करते हैं योग दर्शन किसने किया था? तो ये योग दर्शन पतंजलि, न्याय गौतमी। ठीक है, न्याय कौन है? गौतमी। अगर हम बात करते हैं वैशेषिक की बात करते हैं तो कनाद। उसका अगर बात करते हैं मीमांसा का जैमिनी और वेदांत मीमांसा का जैमिनी हो जाएगा। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि तमसो मां ज्योतिर्गम या किस उपनिषद से लिया गया था? याद रखिएगा बृहदारण्यक के उपनिषद से। इसको लिख देते हैं हम। याद रखिएगा क्या? तो बृहदारण्यक के उपनिषद से। उपनिषद से क्या हुआ कि उपनिषद से लिया गया, ये ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका कि क्रमशः सिंधु, झेलम, चिनाव, रावी, ब्यास, सतलज के ऋग्वैदिक नाम क्या है? सुनिएगा सिंधु का ऋग्वैदिक नाम है आपका इंडस नदी। ठीक है, इंडस। सिंधु का जो आपका ऋग्वैदिक नाम क्या है? तो इंडस नदी है। अगर हम बात करते हैं झेलम का ऋग्वैदिक नाम बितास्ता नदी। क्या नाम है? बितास्ता नदी। अगर हम बात करते हैं क्या कि झेलम हो गया, सिंधु हो गया, झेलम, चिनाब नदी का तो अस्कनी नदी हो गया। अगर हम बात करते हैं रावी नदी, तो रावी नदी का जो ऋग्वैदिक नाम क्या है? तो रावी नदी का नाम है विपाशा नदी। रावी का क्या हो जाएगा? विपाशा नदी। अगर हम बात करते हैं क्या कि सतलज का क्या हो जाएगा? तो शतद्रुधी नदी। सतलज का क्या हो जाएगा? शतद्रुधी नदी हो जाएगा, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये आप लोग याद रखिएगा, सतलज का क्या हो जाएगा? शतद्रुधी नदी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका
एक और कोई छूट गया क्या? मैं फिर से बोल रहा हूँ, सिंधु का हो जाएगा। मैं एक बार फिर से बोल देता हूँ, एक बार मिला लीजिएगा आप लोग। सिंधु का हो जाएगा इंडस, झेलम का बितास्ता, चिनाव का हो जाएगा आपका अस्कनी, रावी का हो जाएगा पड़ोसनी नदी। है रावी का क्या हो जाएगा? पड़ोसनी नदी। रावी आपका छूट गया, रावी का क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? याद रखिए, रावी का हो जाएगा पड़ोसनी नदी। पड़ोसनी नदी के तट पर 10 राज्य का युद्ध यही नदी पे हुआ था, पड़ोसनी नदी पर, ये ध्यान रखिएगा। अगर हम बात करें ब्यास का बिपाशा, सतलज का शतुद्री। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 60 नंबर की गायत्री मंत्र नाम से प्रसिद्ध मंत्र को प्राचीनतम घटना किस पाठ में मिलती है? तो याद रखिएगा, ये जो मिलती है वो ऋग्वेद में मिलती है। ऋग्वेद पाठ में, ऋग्वेद में मिलती है। और याद रखिएगा, ऋग्वेद में तीसरे मंडल में, ऋग्वेद के तीसरे मंडल है, ऋग्वेद के तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र की चर्चा मिलती है। इसके रचनाकार कौन है? विश्वामित्र है। अगला है 61 नंबर की, वेदों की तिकड़ी में संयुक्त रूप से किन वेदों को शामिल किया गया है? तो याद रखिएगा, वेदों की तिकड़ी में ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, याद लिख लीजिएगा। ऋग्वेद, यजुर्वेद और क्या है कि सामवेद, इसको त्रैवेद भी कहते हैं। अगला 62 नंबर की, यजुर्वेद के किस ग्रंथ में छंदों को अवस्थित और स्पष्ट किया गया है? किस वेद में किया गया? तो याद रखिएगा कि ऋग्वेद के, यजुर्वेद के किस ग्रंथ में छंदों को व्यवस्थित किया गया? तो याद रखिए, शुक्ल ग्रंथ। एक है आपका शुक्ल ग्रंथ, एक हो जाएगा आपका शुक्ल ग्रंथ हो जाएगा, और दूसरा जो हो जाएगा आपको कृष्ण ग्रंथ। शुक्ल ग्रंथ और कृष्ण ग्रंथ में यह किया गया है। अगला क्वेश्चन आपका 63 नंबर कि भगवान विष्णु के अवतार राम के जीवन के बारे में कौन सा महाकाव्य लिखा गया तथा किसने लिखा है? तो याद रखिएगा, रामायण लिखा गया। किसने? कौन सा महाकाव्य लिखा गया? रामायण लिखा गया। और याद रखिएगा, किसने लिखा? तो महर्षि वाल्मीकि ने। किसने लिखा है? तो महर्षि वाल्मीकि ने। किसने लिखा? तो महर्षि वाल्मीकि के द्वारा लिखा गया है, ये ध्यान रखिएगा। अगला 64 नंबर की, भारत और दूसरी 10 जातियों के बीच में कौन सा युद्ध लड़ा गया तथा यह युद्ध किस नदी के किनारे हुआ था? ध्यान रखिएगा कि भारत और दूसरी 10 जातियों के बीच में कौन सा युद्ध हुआ था? दशराज का युद्ध हुआ था। लिख लीजिएगा इसको, दशराज का युद्ध हुआ था। और याद रखिएगा, किस नदी पे हुआ था? तो परोशनी नदी पे। याद रखिएगा, परोशनी नदी पे हुआ था। परोशनी नदी पे हुआ था, और परोशनी नदी को वर्तमान में रावी नदी कहते हैं, ये ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका 65 नंबर क्या कि पृथ्वी के ध्रुवों से क्षोभ मंडल की ऊंचाई कितनी होती है? तो याद रखिए, पृथ्वी से ध्रुव पर क्षोभ मंडल की ऊंचाई मतलब 8 किलोमीटर होती है। याद रखिए, क्षोभ मंडल में जितने भी सभी मौसमी घटनाएं जो होती है ना, मौसमी, याद रखिएगा कि मौसमी जो घटना होती है क्षोभ मंडल में होती है। और भारी गैस कहाँ हो जाता है? भारी गैस भी यही मंडल में होती है, क्षोभ मंडल में भारी गैस। अगला 66 नंबर की, वायुमंडल में सबसे ठंडा मंडल कौन सा है तथा इसका औसतन तापमान कितना है? देखिए, वायुमंडल में सबसे ठंडा मंडल जो है ना आपका मध्य मंडल है। कौन सा मंडल है? मध्य मंडल है। और याद रखिए, इसका औसतन ताप होता है -85 डिग्री सेल्सियस। कहीं कहीं आपको डेटा चेंज मिलेगा, तो घबराइए बिल्कुल नहीं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्या कि अरोरा की घटना किस मंडल में घटित होती है? देखिए, अरोरा की घटना ना आयन मंडल में होती है। कौन से मंडल में? याद रखिएगा कि आयन मंडल में क्या होती है? तो आयन मंडल में अरोरा की घटना होती है। और याद रखिएगा, ये अगर अरोरा की बात करें तो याद रखिएगा, एक क्वेश्चन आता है कि ध्रुवों पर ये अरोरा की घटना होती है, कहाँ पे देखी जाती है? याद रखिएगा, ध्रुवों पर अरोरा की घटना देखी जाती है। और याद रखिएगा कि नॉर्थ ध्रुवों पर होगी तो उसे पता है, अगर मान लीजिए अरोरा की घटना अगर नॉर्थ ध्रुव पे होगी ना, तो उसको अरोरा लिखिएगा, इसको नॉर्थ ध्रुव पर होगी तो उसे अरोरा बोरियोलिसिस कहते हैं। याद रखिए, अरोरा क्या कहते हैं? अरोरा बोरियोलिस। याद रखिएगा, क्या कहते हैं? तो अरोरा बोरियोलिस कैसे हैं? अगर हम बात करते हैं ध्रुव अगर उत्तर में होगा तब, अगर दक्षिणी ध्रुव पर होगा तो उसको क्या कहते हैं? तो दक्षिण ध्रुव पर होगा तो उसको अरोरा ऑस्ट्रेलिस क्या कहते हैं? इसको अरोरा ऑस्ट्रेलिस कहते हैं। जब दक्षिण ध्रुव पे होगा तो अरोरा ऑस्ट्रेलिस, अगर उत्तरी ध्रुव पे होगा तो अरोरा बोरियोलिस कहते हैं। और ये अरोरा की घटना है ना, ये ध्रुवों पर देखी जाती है और ये आयन मंडल में होती है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 68 नंबर। देखिएगा 68 नंबर क्वेश्चन है आपका कि भारत के सतह के दबाव के वितरण पैटर्न के आधार पर पृथ्वी की सतह पर कितनी उच्च और निम्न दाब पेटियां हैं? तो 7 है, ध्यान रखिएगा 7। अगला आपका 69 नंबर की भूमध्य रेखीय निम्न दाब पेटी किस अक्षांश के मध्य पाई जाती है? देखिए, भूमध्य रेखीय निम्न दाब पेटियां जो है किस अक्षांश में? तो 0 डिग्री से लेके 10 डिग्री अक्षांश के बीच में ये पाई जाती है, अक्षांश के मध्य पाई जाती है। 10 डिग्री अक्षांश के मध्य पाई जाती है, ये ध्यान रखिएगा। और ध्यान रखिए, उत्तरी और दक्षिण मतलब दोनों ध्रुव में हो सकती है, ठीक है, याद रखिए। अगला क्वेश्चन है 70 नंबर की, वायुमंडलीय दबाव की इकाई क्या है? देखिए, वायुमंडलीय दाब की इकाई तो बार है, लेकिन याद रखिए मिली बार में इसको हम लोग क्या करते हैं? मिली बार में इसको हम लोग मापते हैं। मिली बार में क्या करते हैं? मिली बार में हम लोग क्या इसको मापते हैं।
अगला 71 नंबर की वायुमंडल की किस परत को पृथ्वी की सुरक्षा कवच के रूप में जानते हैं? याद रखिएगा कि वायुमंडल के ओजोन परत को, याद रखिएगा ओजोन परत, वायुमंडल के ओजोन परत को हम लोग पृथ्वी की सुरक्षा कवच के रूप में जानते हैं। और याद रखिए ओजोन परत, ये ओजोन जो परत है किस मंडल में है? तो याद रखिए समताप मंडल में, समताप मंडल में, समताप मंडल में ये ओजोन परत है, समताप मंडल में। अगर हम बात करते हैं ओजोन को ना हम लोग O3 कहते हैं, ओजोन को O3 भी कहते हैं। इसको मापते किसमें? तो मापते इसको डॉप्शन में, मापते ओजोन को किसमें मापते हैं? तो डॉप्शन को डॉप्शन में मापते हैं। और याद रखिएगा कि 16 सितंबर, एक डेट याद रखिएगा, 16 सॉरी एक डेट याद रखिएगा, 16 सितंबर 1987 सॉरी 1987 में क्या हुआ था कि एक समझौता हुआ था कनाडा में, मॉन्ट्रियल समझौता हुआ था 16 सितंबर 1987 में। और 16 सितंबर को हम लोग कौन सा दिवस मनाते हैं? तो ओजोन, देखिए ओजोन दिवस के रूप में हम लोग मनाते हैं। अगला क्वेश्चन आपका 72 नंबर की शांत कटिबंध किस अक्षांश रेखा के मध्य पाए जाते हैं? याद रखिएगा कि शांत कटिबंध डोडलम, इसको लिख लीजिएगा डोडलम, सॉरी डोलडम, डोलडम डोलडम डोलडम, शांत कटिबंध किस अक्षांश रेखा के मध्य पाए? तो डोलडम के मध्य पाई जाती है। 73 नंबर क्या कि उपध्रुवीय निम्न दाब पेटी दोनों गोलार्धों में कितने अक्षांश तक विस्तृत है? तो याद रखिएगा कि 60 से 65 डिग्री अक्षांश तक ये क्या है? विस्तृत है। ये उत्तरी दक्षिणी दोनों में विस्तृत है, ये ध्यान रखिएगा। 74 नंबर क्या कि अश्व अक्षांश किसे कहते हैं तथा यह कितने अक्षांश पर अवस्थित है? देखिए अश्व अक्षांश किसे कहते हैं, सॉरी अश्व अक्षांश किसे कहते हैं और कितने अक्षांश, मतलब कितने अक्षांश पर अवस्थित है? तो ये ध्यान रखिएगा 30 से 35 डिग्री अक्षांश पर क्या है? तो 30 से 35 डिग्री अक्षांश पर ये क्या है? अक्षांश पर अवस्थित है। ठीक है, आगे देखते हैं 75 नंबर क्या कि बादल और मौसमी संबंधी घटना किस मंडल में घटित होती है? तो याद रखिएगा कि बादल और मौसमी संबंधी घटना जो होती है वो आपके क्षोभ मंडल, क्षोभ मंडल पे क्या होती है? घटित होती है। तो देखिए फ्रेंड्स ये वीडियो यहाँ पे कंप्लीट होता है। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइए। और आज का होमवर्क देख लीजिएगा, करंट अफेयर्स में पैरा पेरिस ओलंपिक 2024 में आपको वीडियो बनाया हुआ मैं आपको भेज दूंगा, आप देख लीजिएगा। करंट अफेयर्स में 471 से 480 पेज नंबर, एनसीएन हिस्ट्री में महाजनपद काल, पॉलिटी में भाग 10 पढ़ना है और ज्योग्राफी में विश्व के महासागर तथा जल संधिया के बारे में पढ़ना है। फ्रेंड्स वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। फ्रेंड्स प्लीज चैनल को जरूर फ्रेंड्स आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, किसी भी ग्रुप में शेयर आप जरूर कीजिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, जय हिंद दोस्तों।